तो आज मैं जिस कहानी को लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की एक बिग बजट सीरीज जिसका नाम है हीरा मंडी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी है साल 1920 की प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की और ये कहानी है लाहौर की, जब धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ लोगों में विद्रोह बढ़ते जा रहा था। लाहौर में ब्रिटिश का साथ नवाब दे रहे थे और साथ साथ नवाब तवायफों के भी संरक्षक थे जो नवाबों को कविता, संगीत, नृत्य के माध्यम से हीरा मंडी की ओर आकर्षित करते थे। कहानी की शुरुआत में हम हीरा मंडी की रानी रेहाना को देखते हैं जो बहुत ही क्रूर औरत है और वो एक नवजात बच्चे को बेच देती है और बदले में उसे कीमती गहने जेवर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसकी बहन मलिका को देखते हैं जो अपने बच्चे इमाद को ढूंढ रही थी लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिल रहा। फिर वो रेहाना से पूछती है कि आपने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, तो वो साफ साफ कह देती है कि मैंने उसे बेच दिया, अगर नहीं बेचा होता तो वो लड़का बड़ा होकर नशेड़ी बन जाता, यहाँ वहाँ आवारा गर्दी करता। इससे अच्छा तो यही है कि उस बच्चे के बदले में हमें इतनी बड़ी कीमत मिली है जो हम अपने गले में पहन सकते हैं। लेकिन मलिका बहुत ज्यादा दुखी थी और कहती है इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, मैं आपका सब कुछ छीन लूंगी। अब कहानी चली जाती है 25 साल के बाद और हम मलिका को देखते हैं जो मलिका जान बन गई है और वो अब हीरा मंडी की रानी है। लोग उसे हुजूर कहते हैं और बहुत सारी सेवक उसके लिए काम करती हैं। एक सेवक आकर बताती है कि उस्ताद जी किसी अंग्रेज को लेकर आए हैं। वो मलिका को ग्रामोफोन दिखाता है जिसमें वो किसी गायक का गाना सुना रहा था। उस्ताद जी बताते हैं कि ये अंग्रेज साहब इसी तरह बीबो के गाने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बीबो मलिका की बेटी है मगर मलिका जान मना कर देती है और कहती है कि हमारे गाने जिसे भी सुनने हैं वो यहाँ आकर सुनेंगे, रिकॉर्ड करवाकर उन्हें मशहूर होने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम बीबो जान को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े नवाब वाली मोहम्मद के सामने गाना गा रही थी और नाच रही थी। मलिका नवाब जुल्फिकर से मिलती है जहाँ जुल्फिकर उसे कहने लगता है कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे हम सब आपस में लड़ने लगेंगे। जब वो अपने महल में लौट आती है तो वो अपने सेवक से पूछ रही होती है कि वाली साहब चले गए क्या, तो वो लोग मलिका को बताते हैं कि बीबो का मुजरा काफी अच्छा रहा और आज वाली मोहम्मद उसके साथ रात बिताने वाले हैं। फिर वहाँ पर मलिका की बहन वहीदा आती है आज मुजरे में हुए कमाई को लेकर, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये पैसे तो बहुत कम है, क्या पिछले बार की तरह वहीदा कमाई छुपा रही है और वो पैसे कम दिखा रही है, इसीलिए वो लोग वहीदा की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सबसे वहीदा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि उसी के लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे। फिर हम मलिका के दोनों सेवक सत्तो और फत्तो को देखते हैं जो मलिका की बेटी आलम के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो बहुत ही अच्छी कविता लिखती है लेकिन यहाँ के लोग उसे तवायफ बनाने में तुले हुए हैं। उसके बाद हम आलम को देखते हैं जो सुबह सोकर उठती है और शेर और शायरी शुरू कर देती है लेकिन उसकी सेवक और उसकी बहुत अच्छी दोस्त साइमा उसे जल्दी से तैयार होने को बोलती है क्योंकि मलिका बुला रही थी। लेकिन जल्दी जल्दी में उसका नेकलेस टूट जाता है जिससे मलिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसमें 101 मोती थे, 100 नहीं। मलिका अपनी बेटी से कहती है मुझे वो एक मोती चाहिए वरना इसकी कीमत हम साइमा को बेचकर वसूल करेंगे। साइमा आलम की दोस्त थी इसीलिए आलम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रात के समय आलम वो एक मोती मलिका को लौटा देती है। मलिका अपनी बेटी को अपने पास बैठाती है और वो आलम से कहती है कि उसे भी तवायफ बनना ही होगा। वो जिंदगी भर के लिए शेर और शायरी तो नहीं कर सकती मगर आलम तवायफ नहीं बनना चाहती थी मगर उसके पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था, वो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अब इसके बाद आलम के लिए नथ उतराई नाम का एक सेरेमनी रखवाया जाएगा, मतलब कि एक तरह से आलम का नवाबों के सामने डेब्यू होगा। फिर महल में सभी लोग पहुंचते हैं और लज्जो भी आती है और सभी लोग जश्न मनाते हैं कि आलम अब जवान हो चुकी है और वो अब उन लोगों की तरह तवायफ बनेगी। लज्जो आलम से कहती है कि पहले मुजरे के लिए सभी लोग काफी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा हंस भी दीजिए। लेकिन वो कहती है इंतजार करते रहे, मैं मुजरा नहीं करूंगी। वो कहती है वो शायरा बनना चाहती है, जिस पर लज्जो हंसती है और कहती है कि औरत के असली दुश्मन तो उसके ख्वाब होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, बस दिखाई देते हैं। आलम वहां से उठकर चली जाती है और वो बीबो से कहती है कि इसे थोड़ा समझाइए, हम सब ना बच सके तो ये कैसे बचेगी। वो कहती है कि वो 6 साल की थी जब उसकी बुआ उसे बेच दी और तब से वो इसी पिंजरे में कैद है और सोचती है कि अब वो जल्द आजाद हो जाएगी। बीबो पूछती है कि क्या आप जोरावर के साथ निकाह करना चाहते हैं। लज्जो कहती है हाँ और उसे ये भी कहती है किसी को बताना मत। इसके बाद हम ताजदार को देखते हैं जो बलोच खानदान का वारिस है। वो इंग्लैंड से लौटा है पढ़ाई करके और उसकी दादी उसे अपने सारे सहेलियों से मिलाती है। ताजदार काफी हैंडसम है तो सारी औरतें बस उसे देखते ही जा रही थी।
उसकी दादी उसे हीरा मंडी भेजने का सोच रही थी ताकि ताजदार प्यार करना सीख पाए, मगर वो कहता है प्यार कोई सीखने की चीज थोड़ी है। उसके बाद ताजदार पार्टी में आकर अपने पापा से मिलता है जो अपने बेटे की सबके सामने बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और ताजदार से पूछते हैं कि वो लॉ की पढ़ाई करने के बाद क्या करने वाला है। तो वो कहता है कि वो मुंबई के एक फर्म में जॉब करेगा, मगर उसके पापा उसे कहते हैं कि नवाब नौकरी नहीं करते। ताजदार कहता है नवाब अंग्रेजों के नौकर ही तो हैं। उस्ताद ताजदार की दादी से बात करने के लिए जाता है और पूछता है कि मल्लिका की बेटी की हाल ही में नथ उतराई होने वाली है, कहूँ तो ताजदार की बात चलाऊं। उसकी दादी कहती है हाँ जरूर। मल्लिका से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर एलिस्टर आता है, मगर पहले वहीदा उसका समय बर्बाद कर रही थी और उसे रिझाने लगती है। फिर वो जाता है मल्लिका से मिलने के लिए और उसे अपना परिचय देता है कि वो लाहौर का नया सुपरिंटेंडेंट है और इसीलिए उसने अपने घर पे जलसा रखवाया है और वो चाहता है कि मल्लिका की कोई एक तवायफ उसके पार्टी में आकर नाचे, जिस पर मल्लिका हंसती है क्योंकि उनकी महल की तवायफ किसी दूसरे जगह जाकर नहीं नाचती। गुस्से में एलिस्टर वहां से चला जाता है। रात के समय उससे मिलने के लिए उस्ताद आता है जो उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका भी दिल मचलने लगता है। एलिस्टर उसके करीब चला आता है और पूछता है कि मुझे मल्लिका के बारे में सब कुछ जाना है। उस्ताद उसे बताता है कि उस महल में सिर्फ मल्लिका की चलती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने महल का नमक खाया है। इसलिए एलिस्टर उस्ताद को उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। मल्लिका अपनी बेटी को पार्टी में चलने को बोलती है जो कि बलोच खानदान के घर में होने वाला था और वहाँ पर कई नवाब आने वाले हैं, लेकिन आलम मना करती है और बुखार होने का नाटक करती है। मल्लिका अपनी बेटी के शायरी को पढ़ती है और कहती है कि आज की दावत में नियाजी साहब भी आने वाले हैं और वो अपना कलाम पेश करेंगे, काश आप भी उस दावत में आती तो अच्छा होता। इसके बाद आलम छुप छुप कर दावत पर पहुंच जाती है और सभी लोग नियाजी साहब के शेर का मजा ले रहे थे और वहाँ पहली बार आलम ताजदार को देखती है और दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। ताजदार आलम से मिलने के लिए आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर आलम शायरी लिखने में बिजी थी। कुछ समय के बाद ताजदार आलम को ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। उसकी दादी उसे मल्लिका से मिलाती है। पहले तो वो मल्लिका और हीरा मंडी की बेइज्जती कर देता है कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मगर मल्लिका उसे माफ कर देती है और कहती है कि लड़का हीरा है, हीरा मंडी भेज दीजिए, तराश देंगे। मल्लिका को पता चलता है कि उसकी बेटी दावत पर गई थी, इसलिए मल्लिका अपनी बेटी के सारी किताबें महल से बाहर फेंकवा देती है, जिस पर आलम काफी भड़क जाती है और अपनी बेटी को घुंघरू देती है पहनने के लिए और आलम के शायरी को फाड़ने लगती है। अपनी माँ से भीख मांगती है ऐसा नहीं करने, मगर मल्लिका आलम के डायरी को आग में फेंक देती है। बीबो वाली मोहम्मद के साथ होती है, तभी उसे बात करने के लिए आलम पहुंच जाती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन घुंघरू नहीं पहनूंगी। वाली वहां से जाने लगता है और कहता है कि उसका ब्रिटिश ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल हेंडरसन के साथ मीटिंग है। बाहर का माहौल काफी टेंशन भरा है, कुछ बागी धरना देने के लिए बैठ गए हैं और उसे डर है कि हेंडरसन शूट एट साइट का ऑर्डर ना दे दे। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और आलम बीबो के साथ किताबें खरीदने के लिए जा रही थी और वो खुद बागियों के साथ चिल्लाने लगती है इनकलाब जिंदाबाद। फिर दोनों किताब के दुकान पर पहुंच जाते हैं और आलम शायरी के किताब लेने के लिए चली जाती है। बीबो उस दुकानदार नवाज से कहती है कि हमें वो किताब दे दीजिए, उस किताब का हामिद साहब के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज जुलूस में दंगा हो जाएगा। वहाँ पर आलम को ताजदार मिलता है और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और आलम उसे अटेंडेंट समझ रही थी। बीबो हामिद से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि हेंडरसन शूटर साइट का ऑर्डर देने वाले हैं, हमारे लोग मारे जाएंगे। वो उन्हें किताब देती है जिसमें एक बंदूक था। आलम किताबों का पैसा देने वाली थी, लेकिन ताजदार उसे कहता है हमारी तरफ से इसे तोहफा समझिए। वो चली जाती है। ताजदार नवाज से पूछता है कि ये लड़की है कौन। वो कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर जैसे ही आलम बाहर निकलती है, ब्रिटिश ऑफिसर आंदोलन करने वाले लोगों पर डंडे बरसाने लगते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। आलम बीच में फंस गई थी और उसे बचाने के लिए ताजदार आ जाता है और ताजदार वहां लोगों को बचाने लगता है, लेकिन जब एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उसे मारने वाला था, उस पुलिस वाले को हामिद पीछे से गोली मार देता है। आलम वहां से चली गई थी और ताजदार को वहां आलम का एक रुमाल मिल जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में हम रेहाना को देखते हैं और मल्लिका उसके पैर दबा रही थी। रेहाना उसे कह रही होती है कि तेरे बच्चे को बेच दिया फिर भी तेरी अकड़ नहीं गई। मुझे भी पता है कि तू जुल्फिकर को अपना साहब बना चुकी है, मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है। मल्लिका कहती है हमारा और जुल्फिकर का तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। तब रेहाना को एहसास होता है कि मतलब वो बच्चा जुल्फिकर का वारिस था। मल्लिका एक तकिया उठाती है और रेहाना का दम घोटकर उसे वहीं मार डालती है। जुल्फिकर वहां दौड़ते हुए पहुंच जाता है और पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया। मल्लिका कहती है इन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था।
इसने हमारे औलाद को छीन लिया, इसलिए हमने इसका कत्ल नहीं बल्कि इसे सजा दिया है। वो जुल्फिकर से पूछती है कि आप हमारे साथ हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर रेहाना के बॉडी को ले जाते हैं और फंदे से लटका देते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई देख रहा था। ये कौन था ये बाद में पता चलेगा। फिर महल में सब मातम मनाने लगते हैं और उन्हें लग रहा था कि रेहाना ने खुद को मार डाला। पुलिस ने मल्लिका को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेहाना को मल्लिका ने मारा है। फिर वहाँ जुल्फिकार आता है और उस ऑफिसर को ढेर सारे पैसे देता है और मल्लिका को बचा लेता है और ऑफिसर से केस की फाइल भी ले लेता है जिसमें सारे राज दफन थे। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हीरा मंडी इलाके में हर जगह अनाउंस कर दिया जाता है कि 3 से ज्यादा लोग एक साथ अगर दिखाई देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में दंगा हुआ था, इसलिए माहौल काफी गर्म था। हर जगह की बिजली चली जाती है और सभी लोग ख्वाबगाह महल आए हुए थे और सभी लोग याद करने लगते हैं कि कैसे रिहाना के मातम के समय भी बिजली चली गई थी। आलम पूछने लगती है क्या ये बात सच है कि इस महल में रेहाना की आत्मा घूमती है। ये महल पहले रेहाना का हुआ करता था और मल्लिका रेहाना की तस्वीर को देखकर उसे बद्दुआ देती है कि तुझे जन्नत भी नसीब ना हो। वहीदा मल्लिका से इस महल की चाबी मांगती है, लेकिन मल्लिका चाबी देने से मना कर देती है और कहती है कि अभी भी इस महल का केस कोर्ट में अटका पड़ा है, जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता वो चाबी नहीं दे सकती। वहीदा चिल्लाने लगती है कि एक दिन वो इस महल की चाबी लेकर रहेगी और यहाँ की हुजूर बनेगी। बीबो लज्जो से मिलने के लिए जाती है और वो उससे वही साड़ी मांगती है जो लज्जो पहनी हुई थी, मगर वो कहने लगती है कि ये साड़ी मुझे जोरावर ने दी थी, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे ये झुमका भी दिया था। मगर बीबो उसे कहती है कि अब कितना झूठ बोलोगी, ये साड़ी तुम्हें अम्मी ने दिया था और ये झुमका मैंने। वो लज्जो को समझाती है कि जोरावर किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है, आप उन्हें भूल जाइए, वो आपके साथ नहीं आने वाले। आपको देखकर हमें बहुत बुरा लगता है, आप किसी नए साहब को ढूंढ लीजिए। इसके बाद वो चली जाती है अपने जोरावर से मिलने, लेकिन वो इतने नशे में थी कि वहीं गिर जाती है। साइमा एक दुकान के पास परफ्यूम खरीद रही थी, तभी वहाँ पर ताजदार आता है और आलम का रुमाल देकर दुकानदार से पूछता है कि ये खुशबू कौन सी है। वो कहता है ये तो हमारी दुकान की ही है। साइमा उनकी बातों को सुन रही थी क्योंकि वो रुमाल को पहचान गई थी। ताजदार के जाने के बाद साइमा उस रुमाल को ले लेती है और दुकानदार से कह देती है कि इन्हें हमारे बारे में मत बताइएगा। साइमा आलम को उसका रुमाल दिखाती है और आलम को देखकर लगता है कि वो भी ताजदार के इश्क में डूब चुकी है। वहीदा अपनी बेटी शमा का सीना बांध रही थी क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उसकी बेटी को देखें और उसकी खूबसूरती के कायल हो जाए, क्योंकि इस वजह से वो वहीदा को भूल जाएंगे। वो अपनी बेटी को जोर का थप्पड़ लगाती है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर बीबो आ जाती है और वो वहीदा को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। फिर वो शमा को संभालती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आप इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं जो जोरावर से मिलने के लिए जाती है, जो किसी लड़की के साथ था जिसके साथ उसका निकाह होने वाला था। लज्जो को देखकर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लज्जो उसे कहती है कि वो जोरावर के बिना नहीं रह पाएगी, मगर जोरावर उसे कह देता है कि सबा रहमानी से वो शादी करने वाला है, जिसे सुनकर लज्जो का दिल टूट जाता है। जोरावर उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है और वो खिड़की से ही चिल्लाने लगती है। इसके बाद शाही महल में मल्लिका अपनी बेटी के लिए गहने, जेवर, नए कपड़े खरीद रही थी नत उतराई सेरेमनी के लिए। वहाँ पर जो ज्वेलर आया हुआ था वो बहुत सारी अंगूठी दिखाता है और लज्जो को एक अंगूठी पसंद आती है, मगर वो ज्वेलर कहता है कि ये अंगूठी नवाब जोरावर ने पहले ही बुक कर लिया है अपनी होने वाली बेगम के लिए। ये सुनकर लज्जो का चेहरा फिर से उतर जाता है। बीबो उसे पूछती है आपको जोरावर ने बताया नहीं इस बारे में, तो वो कहती है कि उसने मुझे अपने निकाह के वक्त महफिल सजाने के लिए बुलाया है। फिर हम जोरावर को देखते हैं जिसकी सबा से निकाह हो जाती है और वहाँ पर मुजरा करने के लिए लज्जो को बुलाया जाता है, जो सबके सामने नाचने लगती है। मगर लज्जो का दिल टूट चुका था और वो नाचते हुए जोरावर को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिस वजह से जोरावर उसे जोर का थप्पड़ लगा देता है सबके सामने। मल्लिका वहां पहुंच जाती है और जोरावर से कहती है कि हीरा मंडी की कोई भी तवायफ महफिल बनाने से पहले अपना मुजरा खत्म नहीं करती। इसके बाद लज्जो फिर से नाचती है और मल्लिका जोरावर से माफी मांगती है कि उसकी तवायफ ने इश्क करने की गलती कर दी। उसके बाद वो जोरावर से कहती है आप अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगे, लेकिन जोरावर नहीं मानता क्योंकि वो एक तवायफ से माफी नहीं मांगने वाला। उसे अपने शाही खून पर बहुत नाज था, जिस पर मल्लिका उसे कहने लगती है कि 26 साल से मैं चुप थी, लेकिन अब मैं कह ही देती हूँ कि तेरा खून तवायफ का है। तू तवायफ मल्लिका जान की नाजायज औलाद है। जोरावर को यकीन नहीं होता और मल्लिका उसे कह देती है कि आप अपने अब्बू कुतुबुद्दीन से पूछिए कि कैसे 26 साल पहले वो मेरे औलाद को मुझसे छीन कर ले गए थे। इसके बाद लज्जो और मल्लिका जब घर लौट रहे थे तो उनका बग्गी अचानक से ब्रेक लगाता है, जिस वजह से लज्जो नीचे गिर जाती है और वो पहले से ही बहुत नशे में थी और उसका
खून बहने लगता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। अब महल में सभी लोग रो रहे थे, लेकिन मल्लिका सभी को समझाती है कि एक तवायफ कभी मरती नहीं बल्कि आजाद होती है और लज्जो आजाद हो गई है और आजादी का जश्न मनाया जाता है। लज्जो के शरीर को महल से ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेहाना पहुंच जाती है, जिसे देखकर मल्लिका हैरान हो गई थी। मल्लिका उसे पूछती है कि तुम रेहाना की तरह लगती हो। यहाँ पता चलता है कि ये रेहाना की बेटी फरीदन है, जो 9 साल की थी तब मल्लिका ने उसे बेच दिया था। अब मल्लिका के हाथ में वो अपनी अम्मी का अंगूठी देखती है और उसे ले लेती है और कहती है लेने तो बहुत कुछ आई हूँ, लेकिन शुरुआत इसी से करती हूँ। फ्लैशबैक में देखते हैं जहां वहीदा मल्लिका के पास आकर कहती है कि आप अपने महल ख्वाबगाह को बाद में हमारे नाम कर दीजिएगा, और वो कागजात भी लाती है। मल्लिका वादा करती है, लेकिन वहीदा का इससे मन नहीं भरता क्योंकि उसे मल्लिका की बातों पर यकीन नहीं था। वो कभी भी पलट सकती है, लेकिन जुल्फिकर उसका कलम लेकर उसके चेहरे पर वार कर देता है, जिससे वहीदा के चेहरे पर एक निशान बन गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है और मल्लिका कोर्ट जा रही थी और वहीदा उसे वादा करने को बोलती है कि जज साहब का फैसला सुनते ही मल्लिका ख्वाबगाह वहीदा के नाम कर देगी। अब कोर्ट में वकील मल्लिका पर इल्जाम लगाने लगता है कि हीरा मंडी की तबायफ नवाबों का फायदा उठाती है और उनके महलों पर कब्जा कर लेती है। मल्लिका भी काफी चालाकी से जज को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि तारीख को आगे बढ़ा दीजिए ताकि ख्वाबगाह की चाबी उसके पास ही रहे। वो कहने लगती है कि ख्वाबगाह उन्हें गिफ्ट किया गया था नवाब शमी की तरफ से, क्योंकि वो रेहाना से मोहब्बत करते थे। जब रेहाना गुजर गई तो वो महल मल्लिका और वहीदा के नाम हो गया। वो नवाब शमी के बेटे से पूछती है कि अगर उनके पास कोई कागजात है या कोई प्रूफ है कि वो नवाब शमी का ही बेटा है, किसी की नाजायज औलाद नहीं है, तो वो उन्हें महल दे देगी। ये सुनकर शमी का बेटा सबके सामने मल्लिका का गला पकड़ लेता है और वहाँ पर ये सब तमाशा फरीदन देख रही थी। अब एक दिन के बाद मल्लिका अपने घर पर नवाब शमी की विधवा को बुलाती है और वहीदा से महल की चाबी लेकर उसे दे देती है और कहती है तुम्हें ख्वाबगाह की चाबी चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक दिन के लिए चाबी दे दी और मैंने अपनी बात रख ली। वो उस औरत को जाने को बोलती है इससे पहले कि मल्लिका अपना डिसीजन बदल ले। वो अपनी बहन वहीदा से कहती है कि कानूनी तौर पर वो महल फरीदन का है, इसलिए वो महल हमारा कभी नहीं हो सकता। शाम को उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में कोई शिफ्ट हुआ है और वो औरत हर जगह मिठाई बंटवा रही थी। इससे मल्लिका थोड़ी नाराज थी। उसके सेवक उसे कह रहे होते हैं कि एक बार अपनी पड़ोसी को देख लेने, नहीं तो वो लोग बुरा मान लेंगे। इसीलिए मल्लिका जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि उनकी पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि फरीदन है। उस्ताद जी फरीदन से मिलने के लिए आते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल रिहाना की तरह दिखती हो, और वो फरीदन के साथ बैठकर मल्लिका की चुगली करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि मल्लिका की बेटी आलम हुजूर नहीं बनने वाली। मल्लिका तो ख्वाब देख रही है कि उसकी बेटी तवायफ बनेगी, हुजूर बनेगी, मगर वो तो तवायफ ही नहीं बनना चाहती। फरीदन कहती है कि तो ये आलम मेरे काम आएगी। अगले दिन आलम साइमा के साथ पहुंच जाती है बुक स्टोर और वहां के दुकानदार से कहती है कि मैं आपके अटेंडेंट को पैसे लौटाने आई हूं, मगर नवाज कहता है कि वो आपके साथ मजाक कर रहे थे, वो बहुत बड़े नवाब हैं। हामिद कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और वो सब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उसी मीटिंग में ताजदार भी आया हुआ था। हामिद उन लोगों से कह देता है कि अगर आप लोगों को जान देने या लेने में तकलीफ होती है तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए। उस्ताद कुछ लड़कियों को लेकर के आते हैं फरीदन के लिए। उस्ताद उसे ताजदार के बारे में भी बता देता है कि मल्लिका अपनी बेटी आलम की नत उतराई के दिन ताजदार को बुलाने वाली है, जिस पर फरीदन कहती है कि उन दोनों को एक साथ ही रहने दीजिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ तबाही होती है। उस्ताद उसे पूछते हैं तो फिर आप किसे अपना साहब बनाने वाले हैं? वो कहती है वाली मोहम्मद, जो बीबो के साथ है। आलम आकर बताती है कि वाली मोहम्मद के यहाँ पर दावत होने वाली है और वो जाने का सोच रही थी क्योंकि वहाँ पर और भी नवाब आने वाले हैं और वहाँ पर उसे ताजदार भी मिल सकता है। जिस पर बीबो उसे छेड़ने लगती है कि तू तो जवान हो गई और इसलिए तू अपने ख्वाबों के नवाब को ढूंढ रही है। शाम के समय दावत पर वाली मोहम्मद से मिलने के लिए फरीदन पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये देखकर बीबो फरीदन से पूछती है तो क्या आप हमारा सब कुछ चुरा लेंगी? फरीदन उसे कहती है रोक सकती हो तो रोक लो। बीबो वाली को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद फरीदन आलम से मिलती है और उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम उस नवाब को पसंद करती हो, चलो मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। इसके बाद आलम और ताजदार एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं और वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। फिर फरीदन ताजदार से मिलती है और उसे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसे मिलने के लिए कल हीरा मंडी के दरगाह पर चले जाइएगा
अगली सुबह आलम दरगाह गई हुई थी, फिर वहाँ पर ताजदार भी पहुँच जाता है और ये सब कुछ दूरबीन से फरीदन देख रही थी। लेकिन दरगाह में दोनों की मुलाकात नहीं होती और आलम फरीदन से आकर कहती है कि वो तो मुझसे मिलने आया ही नहीं। फरीदन उसे कहती है मैं गलत हो ही नहीं सकती। वो दूरबीन लेकर देखती है और आलम को दिखाती है कि ताजदार दरगाह आया हुआ था। आलम उससे मिलने के लिए जाती है मगर ताजदार वहाँ से जा चुका था। अब इस तरह फरीदन और आलम के बीच दोस्ती हो जाती है और वो आलम का भरोसा भी जीत चुकी थी। अब अगले दिन फरीदन चली जाती है सुपरिंटेंडेंट एलिस्टर से मिलने के लिए, क्योंकि वो मलिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए वो उसे अपने मुट्ठी में करना चाहती थी। वो उसे मिलती है और कहती है कि वो मलिका के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है कि 25 साल पहले मलिका ने उसकी अम्मी का कत्ल कर दिया और वो चाहती है कि 25 साल पुराना केस दोबारा से खोला जाए। मगर एलिस्टर कहता है कि ये नहीं हो पाएगा और वो रोने का नाटक करने लगती है और वो फरीदन को पानी पिलाता है और कहता है कि मैं फाइल ढूंढने की कोशिश करूंगा। फरीदन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक रात मेरे घर आ जाइए, मैं आपको सारी बात खुलकर बता दूंगी। जुल्फिकर मलिका से मिलने के लिए आता है और वो काफ़ी चिंता में था क्योंकि फरीदन एलिस्टर के साथ मिल चुकी है और वो लोग मिलकर दोबारा से रेहाना के मर्डर का फाइल रीओपन करवाना चाहते हैं। मलिका घबरा जाती है। जुल्फिकर मलिका से पूछता है कि मैंने आपको वो फाइल 25 साल पहले दी थी, कहाँ है वो फाइल? उसमें कत्ल के सारे राज दफन हैं। अगर ये फाइल उनके हाथ लग गई तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। वो मलिका को धमकाता है कि अगर वो फाइल नहीं मिली तो वो मलिका को मार डालेगा। इसलिए मलिका तुरंत अपने सभी नौकरों के साथ मिलकर फाइल ढूंढने लगती है। लेकिन वहीदा आकर उसे बताती है कि आपके कहने पर तो मैंने फाइल कब की जला दी थी। ये सुनते ही मलिका खुश हो जाती है और उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उस्ताद फरीदन को इधर उधर की खबर बता रहा था और फरीदन कह रही होती है कि मेरे नथ उतराई के बारे में सारे नवाबों को खबर कर दो और वो उस्ताद को एक नथ पहनने को देती है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। अब इसके बाद हीरा मंडी की बड़ी बड़ी हुजूर ये सवाल उठाने लगती है कि फरीदन को 9 साल की उम्र में बेच दिया गया था तो वो कुंवारी कैसे हो सकती है, और अगर वो कुंवारी नहीं है तो नथ उतराई उसकी नहीं होगी। फिर वो लोग चेक करना चाहते थे कि सही में फरीदन कुंवारी है या नहीं, जिस पर फरीदन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो कुंवारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना नथ उतराई करके रहेगी और ये रिवाज तोड़ के रहेगी कि नथ उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों का ही होता है। मलिका फरीदन के खिलाफ एक प्लान करती है और वो बीबो को बताती है कि आप अपनी आखिरी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाएं। आखिरी सुनकर बीबो थोड़ी सी नाराज हो जाती है और मलिका उसे बता देती है कि बाजार में एक नई तवाइफ आई है फरीदन, और तवायफ नवाब नए पसंद करते हैं ना कि पुराने, इसीलिए उस दिन शाही महल में तुम आखिरी बार गाना गाना और सारे नवाब उसे मिलने के लिए आएंगे। अब उस्ताद को ये बात पता चल जाती है कि जिस दिन फरीदन की नथ उतराई होने वाली थी बीबो जान आखिरी बार गाना गाने वाली थी और किसी तवायफ को आखिरी बार देखने के लिए सारे नवाब पहुंचते ही हैं। मतलब कि फरीदन के नथ उतराई में अब कोई नहीं आएगा और ऐसा ही होता है। फरीदन के नथ उतराई में कोई नवाब नहीं पहुंचते क्योंकि सारे नवाब मल्लिका के यहाँ गए हुए थे। मल्लिका फरीदन के यहाँ चली जाती है और उसे ताना मारने लगती है कि तुमसे मिलने तो कोई आया ही नहीं, और वो उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, तुम मुजरा शुरू करो। फरीदन उसे कहती है कि मेरे वजह से तुमने बीबो जान का आखिरी मुजरा करवा दिया, मतलब तुम मुझसे डरती हो। मलिका वहां से चली जाती है और बीबो अपना आखिरी मुजरा कर रही थी और ये सबसे फरीदन काफी गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो इस बार मलिका से हार गई थी। फरीदन हार मानकर बैठी हुई थी, तभी उससे मिलने के लिए उस्ताद आते हैं और उसे बताते हैं कि मलिका से बदला लेने के लिए उसे क्या करना है, दुश्मन को गले लगाना है। फिर उसे मिलने के लिए वाली मोहम्मद आता है और कल ना आने को लेकर उसे माफी मांगता है। वो फरीदन से कह देता है कि वो बीबो को आखिरी सलाम दे चुका है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये बीबो देख लेती है। फरीदन पर लट्टू तो चौधरी साहब भी थे जो फिलहाल बनारस जा रहे हैं अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो फरीदन ही थी जिसने बनारस से टेलीग्राम भिजवाया था ये झूठी खबर देने के लिए कि चौधरी की पत्नी बीमार है, ताकि वो यहाँ पर आराम से वाली मोहम्मद को अपने कब्जे में कर सके। लेकिन चौधरी साहब ये सुन लेते हैं मगर वो कुछ बोलते नहीं और चले जाते हैं। अब एक दिन मलिका साइमा को देखती है जो बहुत ही सुंदर गाना गा रही थी। मलिका खुश होती है और वो उसे कीमती तोहफा भी देती है और कहती है ये तो शुरुआत है, मैं तुमसे बहुत कुछ वसूलूंगी। इसके बाद सत्तो और फत्तो से पता चलता है कि मलिका ने समा को बेचने का सोचा है क्योंकि इस महल में आलम से अच्छा कोई नहीं गा सकता और साइमा आलम से अच्छा गाने लगी थी।
और जो भी आलम से अच्छा गाएगा मलिका उसे अपने रास्ते से हटा देगी। इसके बाद शाइमा अपने आशिक इकबाल से मिलने के लिए जाती है जो बग्गी चलाता है और उसे भी वो सच्चाई बता देती है कि वो किसी और की होने वाली है। अगले दिन साइमा मलिका से मिलने जाती है और उसे भीख मांगती है कि वो उसे ना बेचे क्योंकि वो इकबाल से मोहब्बत करती है और बदले में वो सारे पैसे चुका देगी। मलिका उसे कहती है कि हीरा मंडी में बोली सब पर लगती है और वैसे भी तुमने इश्क किया तो गरीब से किया। खैर जो भी हो, वो उसे कह देती है कि 15 दिन के अंदर 10,000 लौटा देने और तुम आजाद हो जाओगी। पैसे का इंतजाम करने के लिए इकबाल जुआ खेलने लगता है और अगले दिन साइमा महल में जाकर मलिका को 2200 लौटा देती है। लेकिन बात 10,000 की हुई थी और ये देखकर फत्तो मलिका से कहने लगती है कि इस लड़की को थोड़ी और मोहलत दे देने, बाकी के पैसे ये लौटा देगी। मलिका उसे कहती है जरा देखूं तो तुम्हारे ऊपर ये महंगा सा दुपट्टा कैसा लगता है। फिर वो एकदम से उसका गला घोटने लगती है और कहती है कि महल में आए पैसे कभी वापस नहीं किए जाते, दुपट्टा तुम पे वैसे जच रहा है, इसे रख लो। इसके बाद हम वहीदा की बेटी शमा को देखते हैं जो एक नवाब फिरोज के साथ बातें कर रही थी, जो शमा पर लट्टू हो चुका था लेकिन वो पहले वहीदा का साहब हुआ करता था। इसलिए वहीदा खुद को मार डालना चाहती थी क्योंकि वो तो अब बर्बाद हो चुकी थी। बीबो आकर उसे रोकती है और रोते हुए वो कहने लगती है कि उसकी बेटी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है जो उसका सब कुछ चुरा रही है। मलिका वहां कर कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, किसी के भी वजह से हो, नवाब यहाँ तो आते हैं, आज से फिरोज शमा के साहब हैं। इसके बाद हम हामिद और बाकी बागियों को देखते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं सतबीर के बारे में जो उनका साथी हुआ करता था और एलिस्टर ने उसे अरेस्ट कर लिया था और उसकी वहीं मौत हो गई और उसका बदला वो जरूर लेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में वो बात कर रहे थे जो दिल्ली में हो रहा था और वैसा ही मुहिम वो लाहौर में शुरू करना चाहते थे। भी वो काफी दुखी बैठी हुई थी क्योंकि अब वो वाली मोहम्मद से अंग्रेजों की खबर नहीं ला पाएगी, लेकिन वो अपने देश को आजाद होता हुआ देखना चाहती है। अगले दिन ताजदार हामिद से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो भी मुहिम में शामिल होना चाहता था, मगर हामिद उसे जाने को बोलता है क्योंकि वो विलायत से लौटा हुआ नवाब है और यहाँ उसकी जरूरत नहीं। वो ताजदार से कहता है कि पहले तुम्हें यहाँ के आवाम से जुड़ने की जरूरत है। इसके बाद ताजदार लोगों में पर्ची बांटने लगता है और लोगों को स्वदेशी अपनाने को बोलता है और वहीं उसकी मुलाकात आलम से होती है। फिर दोनों मिलकर पर्चे बांटने लगते हैं। खुश होकर आलम पहुंच जाती है फरीदन के पास और उनसे कहती है कि आपने सही कहा था, हम दोनों की मुलाकात फिर से हुई। फरीदन आलम से कहती है कि आपके दिल में जो भी है वो एक खत में लिखकर मुझे दे दीजिए, मैं नवाब को दे दूंगी। आलम बहुत खुश हो जाती है और जब वो अपने महल लौटती है तो बीबो उसे देख लेती है कि वो फरीदन के महल से आ रही थी। वाली मोहम्मद फरीदन को समझाते हैं कि मल्लिका को हराने के लिए आलम को मोहरा मत बनाइए। बीबो आलम को समझा रही होती है कि अगर मल्लिका को पता चल गया आप फरीदन से मिलने के लिए गई थी तो वो हमसे नाराज हो जाएंगी और वो उसे उसका खत ले लेती है और कहती है कि मैं इसे नवाब तक पहुंचा दूंगी। एलिस्टर से उसके सीनियर इंस्पेक्टर जनरल हेंडरसन मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि इन तवाइफ के पीछे इतना समय बर्बाद ना करें और वो उसे कुछ बागियों का फोटो देते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। बीबो बुक स्टोर जा रही थी तभी रास्ते में उसका कोई पीछा करने लगता है और वो बुक स्टोर वाले नवाज से कहती है कि ये खत ताजदार तक पहुंचा दीजिएगा। फिर वो पीछे वाले रास्ते से चली जाती है। ताजदार उस खत को पढ़कर काफी खुश होता है। दूसरी तरफ एलिस्टर फरीदन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उन्हें केस वाला फाइल नहीं मिल रहा, मगर फरीदन उसे कहती है फाइल नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, हमारे पास गवाह है और वो गवाह कोई और नहीं बल्कि मल्लिका की बहन और दुश्मन वहीदा है। ताजदार खबर सुनता है कि बागियों ने लाहौर के एक सरकारी ऑफिस में बम फेंका और कई लोग घायल हो गए। ताजदार के अब्बू कहते हैं कि वो हेंडरसन के आने के लिए घर में पार्टी रखवाना चाहते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा ताजदार भी बागियों के साथ जुड़ा हुआ है। सुपरिंटेंडेंट के सामने मुंह खोलने के लिए वहीदा फरीदन से ख्वाबगाह मांगती है। बागी मिलकर हेंडरसन को मारने का प्लान कर रहे थे। ताजदार के अब्बू अपने घर पर हेंडरसन के आने पर एक पार्टी रखवाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा ताजदार अपने बागी दोस्तों को लेकर तमाशा कर रहा था। वो अपने बेटे को समझाता है ये सब बंद करने, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो जाते हैं तो उन्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीबो मेंस टॉयलेट में जाकर हेंडरसन से मिलती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। जुआ खेलने के लिए पुलिस इकबाल को अरेस्ट कर लेती है, मगर इकबाल भागते हुए साइमा के घर पहुंच जाता है और उसे पैसे दे देता है और कहता है मल्लिका को लौटा देने, और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। आलम अपने दोस्त साइमा की मदद करने के लिए मल्लिका के पास जाती है और कहती है कि इकबाल को पुलिस से छुड़ा लेने, मगर वो कहती है कि उसकी आज़ादी के लिए कीमत चुकानी होगी और वो कीमत है आलम की नत उतराई, जिसके लिए शुरू से आलम खिलाफ थी। आलम मान जाती है, लेकिन बदले में साइमा की भी आज़ादी जाती है। पुलिस स्टेशन में इकबाल को बहुत पीटा जाता है और एलिस्टर उसे बता देता है कि तुम्हारी गिरफ्तारी मल्लिका के कहने के वजह से हुई।
और यहाँ से निकलना है तो उसे बस मल्लिका के खिलाफ गवाही देना होगा कि वो अंग्रेजी सरकार से गद्दारी कर रही है। आलम घुंघरू पहन लेती है क्योंकि अब उसे आदत डालनी होगी, अब वो तवाइफ बनने वाली है। मगर बीबो उसे समझाती है कि तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम तो तवाइफ बनना भी नहीं चाहती थी, ताजदार तुमसे मिलना चाहता है। अगले दिन आलम ताजदार का इंतजार कर रही थी, लेकिन ताजदार चला गया था मुहिम पर और साइमा सोच लेती है कि वो अपनी दोस्त आलम की नत उतराई रोकने के लिए कुछ भी करेगी। आलम को तैयार किया जा रहा था और फरीदन की तरफ से ताजदार को एक खत आलम को दिया जाता है और आलम को देखने के लिए सारे नवाब पहुंच जाते हैं और साइमा आलम को समझा देती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आलम तुरंत बाहर जाकर फरीदन से मिलती है जो उसे यहाँ से भगाने में उसकी मदद करने के लिए इंतजार कर रही थी और उसे ताजदार से मिलवाने वाली थी। बीबो जाकर मल्लिका को बता देती है कि आलम अपने कमरे से भाग चुकी है और वहीदा ये सब तमाशा देखकर खुश हो रही थी। इसके बाद नवाब भी वहां से चले जाते हैं। आलम ताजदार के घर पहुंच जाती है और उसका खत दिखाती है और कहती है कि हम आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आए हैं। मगर ताजदार कहने लगता है कि ये खत तो मेरा लिखा हुआ है ही नहीं। ताजदार उससे पूछता है क्या आप एक तवायफ हैं? वो कहती है नहीं, मगर आलम का जन्म हीरा मंडी में हुआ था, इसीलिए ताजदार उसे कहता है कि आप जहाँ से आई हैं वहीं से लौट जाइए, आपके बारे में मुझे पहले ही और जान लेना चाहिए था। ताजदार वापस अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब उस्ताद जी फरीदन को जाकर बताते हैं कि मल्लिका के महल में हुआ क्या। इस पर फरीदन कहती है ये तो वक्त वक्त की बात होती है, उस दिन हमारे यहाँ कोई नहीं आया था, आज उनके वहाँ पर महफिल नहीं जमा। वो पार्टी में जाने वाली थी जहाँ वो नाचने वाली है, लेकिन उस्ताद उसे समझाने लगते हैं कि अगर आप वहाँ जाकर नाचेंगी तो इन तवायफों का क्या होगा। फरीदन कहती है कि समय के साथ सबको बदलना पड़ता है वरना हम खत्म हो जाएंगे। फिर वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है और बाकी के नवाब और ब्रिटिश से वो वाली मोहम्मद को मिलाती है। मल्लिका अपनी बेटी के लिए काफी चिंता कर रही थी और फिर फरीदन दोनों को अपने पार्टी में बुलाती है। दूसरी तरफ आलम ताजदार के घर के बाहर ही बैठी हुई थी और ताजदार उसे समझाता है कि इतनी रात को आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए और वो उसे वापस हीरा मंडी छोड़ देने वाला था, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। पार्टी में फरीदन डांस करने लगती है और सभी लोग झूमने लगते हैं और वहाँ पर एलिस्टर भी था, वो भी नाच रहा था। ताजदार आलम को अपने घर ले आता है और उसे खाना खिलाता है, लेकिन वो बस आलम को देखते ही जा रहा था और वो आलम को समझा देता है कि अगर घर में किसी ने आपको देख लिया तो बोल दीजिएगा कि आप मेरे दोस्त सरफराज की बहन हैं। अगली सुबह में मल्लिका अपनी बेटी के लिए काफी चिंता कर रही थी जो अभी तक घर नहीं लौटी और वो बीबो से पूछती है क्या तुम जानती हो वो कहाँ गई होगी। अगली सुबह ताजदार देखता है कि आलम और उसकी दादी तो एकदम घुल मिल गई थी। ताजदार अपने अब्बू और अपनी दादी से झूठ कहता है कि आलम उसकी दोस्त सरफराज की बहन है, मगर उसके अब्बू से पूछते हैं कि सरफराज के बारे में कभी सुना नहीं। ताजदार कहता है हम कॉलेज में एक साथ थे, ऑक्सफोर्ड में। बीबो को बुक स्टोर वाले नवाज से पता चलता है कि आलम ताजदार के घर पर बिल्कुल सुरक्षित है। उस्ताद फरीदन को बता रहा होता है कि सारी तवायफ डर चुकी हैं क्योंकि अगर फरीदन के महल पर ताला नहीं लगेगा तो बाकियों के महल में ताला लग जाएगा। वो ये भी बताता है कि वाली मोहम्मद थोड़े से नाराज हैं, मगर फरीदन कहती है कि वाली मोहम्मद लौटकर उसके पास ही आएंगे। ताजदार और आलम एक दूसरे से बातें कर रहे थे और आलम कहने लगती है कि वो शायरा बनना चाहती है। ताजदार उसे समझा देता है कि दादी के करीब मत जाइए, अगर आप चली गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वहीदा हेंडरसन को अपना साहब बनाने के बारे में सोच रही थी और वो होटल में जाकर मुजरा करती है, लेकिन मौका देखकर बीबो हेंडरसन को अपने कमरे में ले जाती है और ये देखकर वहीदा बस चिल्लाते ही रह जाती है और कहती है किसी से मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती। फिर वो होटल में तमाशा करने लगती है और कहती है उस रूम को खुलवाने, और चिल्लाते हुए कहती है ये होटल नहीं कोठा बन चुका है। वहाँ पर ताजदार भी बैठा हुआ था और ये सब कुछ देखकर वो समझ गया था कि अगर आलम को वो हीरा मंडी भेज देगा तो वो भी गंदगी में रहकर गंदी हो जाएगी। घर पर आकर वो आलम से बात करता है तो आलम चाहती है कि वो और 2 महीने यहीं पर रुके। ताजदार मान जाता है और इधर वहीदा पहुंच जाती है फरीदन से मदद मांगने और कहती है कि वो उसके साथ मिलकर मल्लिका और उसके परिवार को खत्म कर देगी। फरीदन उसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो वो बताती है कि मल्लिका ने उसके साहब को उसकी बेटी को दे दिया और इतने समय के बाद वो मुजरा करने गई थी हेंडरसन को अपना साहब बनाने के लिए, लेकिन वो मौका भी बीबो ले गई और वो फरीदन से कह देती है कि वो केस फाइल मेरे पास है जिसे तुम ढूंढ रही हो। मतलब कि वो अपनी बहन मल्लिका से पहले झूठ बोली थी कि वो फाइल को जला चुकी है। आलम ताजदार से कहने के लिए आती है कि वो दादी के साथ ईद की शॉपिंग करने के लिए जाएगी, लेकिन ताजदार उसे समझा देता है कि दादी के इतने करीब मत जाइए, आपके चले जाने के बाद उन्हें बुरा लगेगा। उस्ताद जी बाजार में अपने लिए पर्स खरीद रहे थे और तभी वो आलम को देखता है जो ताजदार की दादी के साथ बाजार आई हुई थी। घर पर ताजदार के पापा आलम से कह रहे होते हैं कि ईद पर तुम्हारे भाई नहीं आने वाले, महीनों हो गए, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती है क्या। जिस पर आलम बस बहाना मारने लगती है और ताजदार घर लौट
लगता है तो वो मार खा के आया था। ये देखकर उसके अब्बू कहने लगते हैं कि तुम तो क्रांतिकारी बन चुके हो, जो रास्ते पर चल रहे हो यहाँ तो यही होता है, ब्रिटिशर किसी को भी माफ नहीं करेंगे। आलम उसके घाव पर दवाई लगा रही थी और ताजदार कहता है कि उसे घर पर कोई नहीं समझता। आलम कहती है मैं समझती हूँ, आप अंग्रेज से आजाद होना चाहते हैं और मैं हीरा मंडी से। अब ये बात सुनकर तो ताजदार को आलम से और भी ज्यादा प्यार होने लगता है। मल्लिका ये सोच लेती है कि जब तक आलम नहीं मिलती है तब तक उसके महल में महफिल नहीं सजेगी। तभी उन्हें बनारस से खबर मिलती है कि वहाँ कोठों पर ताले लगने लगे हैं। कुछ तवायफ क्रांतिकारियों का साथ दे रही हैं। उस्ताद आकर उन लोगों को बता देता है कि उन्हें आलम कहाँ देखने को मिलेगी और वो बता देता है कि आपको ईद के दिन ताजदार के घर जाना चाहिए। अब ईद वाला दिन आ जाता है जहाँ ताजदार के घर पर पार्टी रखवाई गई थी और वहाँ मल्लिका पहुंच जाती है और आलम भी वहीं पर थी और मल्लिका एक्टिंग करते हुए कहती है इस लड़की को यहाँ पहले कभी नहीं देखा, ऊंचे खानदान की मालूम होती हो। तो ताजदार के अब्बू अशफाक कहते हैं कि ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर सरफराज की बहन है। अब इससे पहले मल्लिका उन लोगों को सच्चाई बताती ताजदार अपने अब्बू को बता देता है कि आलम मल्लिका की बेटी है और वो आलम से मोहब्बत करता है। ताजदार की दादी का दिल टूट गया था, मगर शुरू में तो वही चाहती थी कि उसका पोता प्यार करना सीखे। खैर, मल्लिका अपनी बेटी से कहती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन एक तवायफ के प्यार का अंजाम क्या होता है ये मैं जानती हूँ। फिर मल्लिका वहाँ से चली जाती है और अशफाक अपने बेटे पर काफी गुस्सा था। अब मल्लिका सत्तो और पत्तों से कहती है कि इकबाल से कहो मेरा सामान बग्गी में रख देने, लेकिन वो लोग बताते हैं कि इकबाल तो अभी तक जेल से छूटा ही नहीं। फत्तो गुजारिश करती है कि उसे जेल से निकलवा लेने, लेकिन इस पर मल्लिका गुस्सा हो जाती है। मल्लिका कहीं जा रही थी और जाते जाते वो महल का चाबी बीबो को दे देती है और वहीदा बस अपना हाथ फैलाए रह जाती है। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। फिर मल्लिका वहाँ से चली जाती है और ताजदार आलम को लेकर अपने कोठी आता है जो बहुत साल पहले उसकी अम्मी ने उसके नाम पर कर दिया था। वहाँ सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और वहाँ वो अपने मामू और पूरे परिवार से आलम को मिलाता है, लेकिन उसके मामू एक पराई औरत को अपने घर पर देखकर खुश नहीं थे और कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लंदन में चलता होगा, यहाँ नहीं। यहाँ एक मर्द को किसी पराई औरत के साथ देखकर उस औरत को लोग कुछ और ही कहते हैं, मगर इस पर ताजदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीदा मिट्टी खोद रही थी और उसमें से एक बक्सा निकालती है जिसके अंदर केस फाइल था और वो छुपकर बीबो को देखती है जो अपने क्रांतिकारी साथियों को सोने जेवर दे रही थी ताकि आजादी के मुहिम में कोई कमी न रहे। और ये सब कुछ वहीदा देख लेती है और अगले दिन वहीदा फाइल लेकर फरीदन के पास पहुंच जाती है और उसे बताने लगती है कि मल्लिका ने मुझे ये फाइल दिया था जलाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि फाइल खोलकर एक बार देख लेती हूँ और इसमें मल्लिका के खिलाफ सबूत थे। और वो फाइल देकर चली जाती है और उसे अब ख्वाबगा महल नहीं चाहिए, बस मल्लिका की तबाही चाहिए। दूसरी तरफ हम ताजदार को देखते हैं जो आम के बगीचे में अपने मुनीम से बात कर रहा था। फिर वहाँ वो आलम को देखने लगता है जो वहाँ झूला झूल रही थी और तभी बारिश होने लगती है और दोनों भीगने लगते हैं और इससे आलम को बुखार लग जाती है। मगर ताजदार काफी रोमांटिक हो रहा था और जो होना था वो हो जाता है। फरीदन और वहीदा एलिस्टर के पास जाने वाले थे फाइल लेकर, लेकिन उस्ताद उसे बुरी खबर देते हैं कि एलिस्टर तो 15 दिन के लिए कराची गया हुआ है। दोनों टेंशन में आ जाते हैं, मगर 15 साल इंतजार किया है तो 15 दिन क्या है। ताजदार नवाज से आकर बात कर रहा था और उसे समझा रहा होता है कि बम रखने के लिए उसकी कोठी सबसे सेफ जगह है, लेकिन नवाज ताजदार को आजादी की मुहिम में शामिल नहीं करना चाहता था, नहीं तो आलम को काफी तकलीफ होगी। मल्लिका जुल्फिकर के साथ वक्त बिता रही थी और जुल्फिकर उसे फरीदन के बारे में बताने लगता है कि 12 साल की उम्र में फरीदन की शादी इफ्तिकार से करवा दी गई थी और फरीदन ने उसे जहर देकर मार डाला था। फिर वो अपने जाल में चौधरी साहब को फंसाई है और जिस भी शहर में फरीदन गई है पुलिस उसके पीछे पड़ी है। इसके बाद मल्लिका फरीदन से मिलने जाती है और वो अपना वहाँ फोटोशूट करवा रही थी और वो मल्लिका से कहती है आकर फोटो खिंचवाने, और वो वहाँ पर अपना फाइल देख लेती है जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। फरीदन कहती है कि एलिस्टर के आने के बाद मैं ये फाइल उसे सौंप दूंगी। इसके बाद मल्लिका उसे उसकी तस्वीर दिखाती और कहती है कि तुम्हारे कांड के बारे में भी मुझे पता चला कि तुमने 14 साल की उम्र में किसी का खून किया। फरीदन घबरा जाती है और मल्लिका उसे कहती है कि ये फाइल ऑफिसर के हाथ नहीं लगनी चाहिए और वैसे फोटो अच्छी आए तो भिजवा देना। फरीदन वहीदा से मिलती है और उसे फाइल दिखाती है और झूठ मूठ बोलने लगती है कि इस फाइल में तो कुछ है ही नहीं जो वो मल्लिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वहीदा दुखी हो जाती और सोचने लगती है
कि उसे लगा था कि फरीदन उसकी मदद करेगी, लेकिन हर बार उसे ही धोखा मिलता है। मलिका वहीदा की बेटी शमा से कहती है कि अगले शुक्रवार को शमा महफिल सजाएगी, जिस पर शमा खुश हो जाती है क्योंकि वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। फिर वहाँ पर रोते हुए वहीदा आती है और अपनी बहन मलिका के पैरों में गिर जाती है और उसे माफी मांगने लगती है कि वो फरीदन पर विश्वास करने लगी थी। शमा अपने लिए नए कपड़े खरीदने गई थी तो वहाँ उसे मिलने के लिए नवाब फिरोज आते हैं, मगर वहीदा उसे समझा देती है कि अब आप शमा से नहीं मिल सकते, अब आप उसके साहब नहीं हैं, क्योंकि अब शमा महल की हुजूर बनने वाली है और शमा अब आपके औकात के बाहर है। मलिका इकबाल को छुड़ा लेती है और इकबाल मलिका से भीख मांगने लगता है कि वो शमा से शादी करना चाहता है, मगर मलिका उसे बता देती है कि वो तो उसी रात भाग गई थी जिस रात तुम्हें जेल हुई थी। ताजदार आलम को बता देता है कि कुछ दिनों के लिए वो शहर से बाहर जा रहा है और बीबो हेंडरसन को फिर से रिझाने की कोशिश करती है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि क्रांतिकारी अपने लिए हथियार बम लेकर आए हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर्स क्या प्लान बना रहे हैं, और ये सब कुछ बीबो जान लेती है। ताजदार हामिद से कहता है कि वो क्रांति में जुड़ने के लिए तैयार है, मगर वो उसे सावधान कर देता है कि इस बार जान भी जा सकती है। ताजदार आलम से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। आलम खुशी खुशी मान जाती है, मगर वो कहती है मुझे खाना बनाना नहीं आता, आपको शायर से ही पेट भरना पड़ेगा। ताजदार मान जाता है। इसके बाद क्रांतिकारियों को देखते हैं जो अपना प्लान बना रहे थे और वहाँ बीबो ताजदार से आलम का हालचाल पूछती है और ताजदार बता देता है कि अगले शुक्रवार वो और आलम शादी करने वाले हैं। ताजदार अपनी कोठी पर एक दावत रखवाता है जहाँ ब्रिटिश लोग भी आते हैं और फरीदन एलिस्टर के साथ वहाँ पहुँचती है और फरीदन कमरे के अंदर जाकर क्रांतिकारियों के प्लान के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ हामिद, ताजदार और बाकी लोग जाकर अपने लिए हथियार लेने जाते हैं पुलिस के कंटेनमेंट से और फरीदन आलम से मिलती है, लेकिन आलम उससे खफा थी, मगर फरीदन उसे कहती है कि वो ताजदार के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है और ये जो हुआ है ये फरीदन के वजह से ही हुआ है। इसके बाद हामिद और उसके लोगों पर ब्रिटिश पुलिस गोली चलाने लगते हैं और इसीलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है। इसकी खबर एलिस्टर को लगती है और वो आधी रात में फरीदन को छोड़कर जा रहा था और वो फरीदन को बता देता है कि क्रांतिकारियों ने उनके कंटेनमेंट से हथियार चुराने की कोशिश की। फरीदन उसे कहती है मुझे पता है कि उन बागियों को कैसे पकड़ा जा सकता है, मगर वो चाहती है कि एलिस्टर वादा करे कि मलिका के ऊपर जो आरोप लगा है वो वापस ले लेगा, लेकिन उसके बावजूद मलिका और जुल्फिकर के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। और तब फरीदन उसे बता देती है उस कोठी के बारे में जहां ताजदार ठहरा हुआ था। अगली सुबह पुलिस फोर्स कोठी तक पहुंच जाती है और ये देखकर आलम ताजदार का सारा सबूत छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलिस्टर वहां तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन पर हमला कैसे हुआ, आखिर पुलिस को खबर कैसे मिली। तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि कोठी में छापा पड़ा है। ताजदार आलम को बचाने जाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे रोकते हैं, नहीं तो ताजदार पकड़ा जाएगा। और हामिद उसे समझाता है कि इस लड़ाई में सिर्फ अपनी ही जान नहीं बल्कि जिससे हम प्यार करते हैं उनकी भी जान गंवानी पड़ती है। अशफाक अपने बेटे को लेकर एलिस्टर के पास चला जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि बागियों का साथ देने में उसके बेटे का कोई हाथ नहीं है। फिर वहाँ पर आलम को लाया जाता है और जितने भी सबूत मिले हैं वो सबका इल्जाम आलम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि कंटेनमेंट का ब्लूप्रिंट, पिस्टल, ये सब कुछ मेरा था। और आलम को बचाने के लिए ताजदार एक शब्द नहीं कहता। मलिका को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसकी बेटी जेल में बंद है। बीबो उन्हें समझाती है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करती और कहती है कि मलिका बिल्कुल बेदर्द हो चुकी है। एलिस्टर फरीदन को एक कीमती ड्रेस गिफ्ट करता है और वजह बताता है कि उसने आलम को गिरफ्तार कर लिया। ये सुनकर फरीदन को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी और उसे कहती है कि आप मलिका को गिरफ्तार करिए, उनका गुरूर तोड़िए। मलिका पुलिस स्टेशन जाकर इंतजार कर रही थी और एलिस्टर उसे अंदर बुलाते हैं। वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए बोलने ही वाली थी कि एलिस्टर उसे कहता है सबके सामने गाना गाने और नाचने, और अपनी बेटी के लिए वो भी करती है। इसके बाद वो मलिका को जोरदार 2 थप्पड़ लगाता है और बाकी के पुलिस ऑफिसर मलिका के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। मलिका को समझ आ गया था कि ये लोग उसका रेप करेंगे और वो कहने लगती है कि जिंदगी ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भला तुम लोगों से क्यों डरूंगी। इसलिए वो सामने के टेबल से सारा सामान नीचे गिरा देती है और टेबल के ऊपर लेट जाती है। अब इसके बाद आलम को छोड़ दिया जाता है और ये सब कुछ जानकर फरीदन को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मलिका को बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी, उसे सजा मिलते हुए देखना चाहती थी, ना कि उसका रेप होते हुए। इसके बाद मलिका बिल्कुल टूट जाती है और उसकी हालत के लिए सत्तो और फत्तो फरीदन पर इल्जाम लगाते हैं। मलिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आलम खुद को दोष दे रही थी। उसी को बचाने के लिए उसकी माँ
वहाँ का ये हाल हुआ। तभी बीबो देखती है कि आलम प्रेग्नेंट हो चुकी है, मगर आलम उम्मीद छोड़ चुकी है कि उसकी और ताजदार की निकाह होगी भी। अगले दिन बीबो जाकर ताजदार को बहुत सुनाती है कि आज़ादी के नाम पर उसने जो आलम के साथ किया वो बहुत बुरा किया, और बदले में ताजदार अपने अब्बू के साथ गाड़ी में घूम रहा था। वो ताजदार को बता देती है कि आलम प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये भी कहती है कि वैसे भी उस महल में कई नवाबों के बच्चे पलते हैं, तो एक और सही। ताजदार अपने अब्बू से कह देता है कि वो आलम से शादी करना चाहता है, और उसकी दादी उसे कहती है कि वो खुद जाएगी हीरा मंडी मलिका से बात करने। दोनों हीरा मंडी पहुंच जाते हैं और मलिका से उसकी बेटी का हाथ मांगते हैं, मगर मलिका निकाह के लिए मना कर देती है। ताजदार की दादी माफी मांगती है ताजदार ने जो कुछ भी किया, लेकिन मलिका कहती है माफी मांगना है तो मेरे पैरों पर गिर कर मांगो। ताजदार उठ खड़ा होता है, अपनी दादी की वो बेइज्जती नहीं सह सकता। मलिका कहती है कि उसे ताजदार पर भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस के सामने तो वो आलम के लिए कुछ नहीं कर सका, और पूछती है कि अगर काजी ये कहेंगे कि ताजदार तवायफ आलम से निकाह करेंगे या नहीं तो उनका जवाब क्या होगा। ताजदार कहता है कि उसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि वो आलम से सच्चा प्यार करता है। मलिका शादी के लिए मान जाती है और कहती है ये शादी होगी, और अगर नहीं हुई तो आलम मुजरा करेगी। उस्ताद जी सत्तो और पत्तो और इकबाल को खुशखबरी देते हैं कि शाइमा एक बहुत बड़ी गायक बन चुकी है, और जो सपना आलम देखा करती थी खुद के लिए वो सपना साइमा जी रही है। इकबाल बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी साइमा से मिलने का सोच रहा था, लेकिन उस्ताद उसे सच बता देता है कि साइमा की जबरदस्ती शादी करवा दी गई है। वो ये भी बता देता है कि तू जिस मल्लिका के तलवे चाटता है वही मल्लिका तुझे जेल भिजवाई थी ताकि तू साइमा की आज़ादी ना खरीद सके, और उसी ने साइमा को 2 नवाबों को बेच दिया था। बीबो शादी की खबर फरीदन को देने के लिए जाती है और कहती है कि आलम की शादी होने वाली है, और ये सुनकर फरीदन भी खुश हो जाती है और कहती है कि वो भी लड़की वालों के तरफ से जरूर आएगी। अशफाक ये जानकर कि उसका बेटा आलम से शादी करके ही रहेगा, वो एलिस्टर को कॉल करता है, और हीरा मंडी में पहली बार किसी की शादी होने वाली थी और हर जगह जश्न का माहौल था। आलम भी बहुत खुश थी। फिर जैसे ही बारात आने का समय होता है तभी ताजदार को पुलिस जाकर अरेस्ट कर लेती है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने के इल्जाम में, और ये सब किया था अशफाक ने। और वो अपने बेटे को याद दिलाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये होने नहीं दूंगा, और तुमने जो कुछ भी किया है इसकी सजा पूरी हीरा मंडी चुकाएगी। मल्लिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे लिए अब कोई बारात नहीं आएगा, पहली बार मुझे अपनी जीत के लिए बुरा लग रहा है। वो अपनी बेटी से कहती है कि हीरा मंडी में ऐसा ही होता है, नवाबों के बच्चों को उनके अब्बू का नाम नहीं मिलता, मगर आलम कहती है कि मेरे बच्चे के अब्बू का नाम ताजदार है, और ये बात मैं अपने बच्चों से कभी नहीं छुपाऊंगी। फरीदन को भी पता चलता है कि बारात नहीं आई, और उसे काफी बुरा लगता है कि उसके एलिस्टर ने बगावत के जुल्म में ताजदार को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए वो एलिस्टर को मनाने के लिए जाती है और उसे कहती है कि ताजदार के साथ ऐसा नहीं करने, और उसे वहाँ बहुत पीटा जा रहा था। वो ताजदार को भी समझाने लगती है कि ये लोग जो आपसे पूछ रहे हैं बता दीजिए, आलम आपका वहाँ इंतजार कर रही है, अपने साथियों का नाम बता दीजिए। लेकिन ताजदार चिल्लाता है इनकलाब जिंदाबाद, और उसके सिर पर एक जोर से डंडा मारा जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। आलम मुजरा करने लगती है जिससे वो हमेशा दूर भागा करती थी। फिर वहाँ पर फरीदन पहुँच जाती है और वो बीबो को बता देती है कि ताजदार अब नहीं रहा। ये खबर सुनकर ताजदार की दादी हैरान हो जाती है, और अब आलम को भी एक खबर मिलती है तो ये सुनकर वो भी बेहोश हो जाती है। अब 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आलम खुद को संभाल ही नहीं पा रही है। वो अभी तक रोई भी नहीं है। होने वाले बच्चे के लिए वहीदा कहती है आलम को अफीम चटाने जिससे बच्चा मर जाएगा, लेकिन बीबो कहती है ऐसा नहीं करने, क्योंकि ऐसा करने से आलम की हालत लज्जो की तरह हो जाएगी। आलम ताजदार के कब्र पे जाती है, और अशफाक भी काफी गुस्से में था, क्योंकि उसने एलिस्टर पर भरोसा किया था कि वो ताजदार को कुछ नहीं होने देगा। वो उसे जेल में बंद करके रखेगा ताकि वो क्रांतिकारियों के साथ आजादी के लिए लड़ ना सके। लेकिन ये सब कैसे हो गया? खून का इल्जाम बागियों पर लगाता है जिसके साथ ताजदार आजादी की मुहिम में लड़ रहा था, लेकिन अशफाक सोच रहा होता है कि वो लोग अपने ही साथियों को क्यों मारेंगे। एलिस्टर झूठ बोल देता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ताजदार सबका नाम उगल देगा, इसलिए उन लोगों ने ताजदार को मार डाला। और वो हीरा मंडी के तवायफ पर भी इल्जाम डालता है और कहता है कि नवाब उन पर पैसे लुटाते हैं और वही पैसे वो क्रांतिकारियों को सप्लाई करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो तवायफ के वजह से भी ताजदार की जान गई। फरीदा मल्लिका से मिलने जाती है और आलम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को कसूरवार मान रही थी, क्योंकि वो दूसरों की खुशी छीनकर खुद की खुशी ढूंढ रही थी। मल्लिका उसे शाही महल की चाबी दे देती है और कहती है कि उसकी कोई वारिस नहीं बची, इसीलिए वो ये चाबी अपने दुश्मन को ही देना चाहती है। मल्लिका उसे बताती है कि अगर वो लोग अभी भी एक नहीं हुए तो नवाब और ब्रिटिशर हीरा मंडी को खत्म कर देंगे। जाते जाते फरीदन चाबी छोड़कर जाती है और कहती है कि एक दिन वो चाबी जरूर छीनेगी। अब हम देखते हैं कि सालों पहले जब मल्लिका और जुल्फिकर
रिहाना के शरीर को लटका देते हैं तो उन्हें जो देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि फरीदन थी। हामिद और बाकी क्रांतिकारी मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग अपना सारा बारूद हथियार हीरा मंडी की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि तवायफ के कोठे पर किसी का शक नहीं जाएगा। और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए रिजवान उनके सामने चला जाता है और बाकी के लोग शाही महल पहुंच जाते हैं बारूद छुपाने के लिए, और पुलिस रिजवान को गोली मार देती है। मलिका सभी को देखकर कहती है ये लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें लज्जो के रूम में ले जाइए। और उसके बाद मलिका सभी के लिए खाना लेकर आती है। फरीदन भी आजादी के लिए लड़ना चाहती थी, मगर वाली मोहम्मद उसे समझा देता है कि इस रास्ते पर जीत पाना नामुमकिन है। आलम ताजदार को बहुत याद कर रही थी और उसकी दादी से वो मिलने के लिए चली जाती है और उनकी भी हालत बहुत खराब थी। वो आलम को एक पुश्तैनी अंगूठी देती है जो आलम को वो शादी पर देने वाली थी। अब ये जानकर के कि हीरा मंडी के सारे तवायफ अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके हैं, नवाब हीरा मंडी को बॉयकॉट करने का सोच लेते हैं और अब उनमें से कोई भी नवाब हीरा मंडी नहीं जाएगा। 4 दिन हो चुके थे और शाही महल में कोई नवाब नहीं आ रहा। अगले दिन मलिका पहुंच जाती है जुल्फिकर के घर और उनकी बेगम को समझाने लगती है कि अगर नवाब हीरा मंडी नहीं आते हैं तो हीरा मंडी खत्म हो जाएगा। सिर्फ जुल्फिकर हैं जो बाकी नवाब को समझा सकते हैं। अब सारे तबायफ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग अब करेंगे क्या, क्योंकि नवाब तो उनका साथ छोड़ चुके हैं। फरीदन कहती है कि मिट्टी हमारा साथ नहीं छोड़ती, एक बार इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए लड़कर देखते हैं। फिर वहां पर बीबो सभी को कहने लगती है कि जब ये देश जल रहा होगा तो हम सब महफिल सजाकर कैसे बैठ सकते हैं, और यही है मौका अपने जिंदगी को एक मकसद देने का। वो सभी से कहती है कि हमारी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, तो हम क्यों लोगों के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। अब हमारे ऊपर किसी का हक नहीं होगा, न अंग्रेजों का न नवाबों का। क्रांतिकारी भी मिलकर मीटिंग कर रहे थे कि वो लोग हेंडरसन को मारना चाहते हैं कल होने वाले जलसे में, और बीबो कहती है कि वो खुद गोली मारेगी, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर कल एक मीटिंग के दौरान बीबो बंदूक निकालकर हेंडरसन पर गोली चला देती है और वो वहीं मर जाता है। और बीबो को बचाने के लिए हामिद उसके सामने आ जाता है, लेकिन एक गोली हामिद को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पुलिस बीबो को अरेस्ट कर लेती है और ये खबर शाही महल में सभी को मिलती है कि हेंडरसन की मौत हो चुकी है और उसका कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी बीबो है। ये सुनकर मलिका को गर्व होता है कि वो लड़की जो चींटी नहीं मार सकती थी वो इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारी है। वो कसम खा लेती है कि अब हीरा मंडी में महफिल आजादी के बाद ही सजेगी। बीबो को जेल में बहुत पीटा जाता है और शाही महल में सभी को पता चलता है कि कल बीबो को मौत की सजा दी जाएगी। सभी को जोर का झटका लगता है कि नवाबों को डराने के लिए ताजदार को मारा गया और तवायफ को डराने के लिए बीबो की बलि चढ़ाई जाएगी। फरीदन कहती है कि हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो लोग सोच लेते हैं कि अब उन्हें रास्ते पर उतरना पड़ेगा। रात के समय उस्ताद आलम से आकर कहने लगता है कि एलिस्टर तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, कई दिन से यहाँ शामें बुझी हुई हैं। मगर आलम मना कर देती है क्योंकि एलिस्टर ने ही ताजदार को मारा, उसी ने उसकी माँ का रेप किया, मगर उस्ताद उसे बदला लेने के लिए भेज रहा था। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगले दिन हीरा मंडी की सारी औरतें आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पर उतर आती हैं और आलम पहुंचती है एलिस्टर के पास उसकी रात रंगीन करने। बीबो को मौत की सजा सुनाई गई थी और मरने से पहले वो चिल्लाती है इनकलाब, और दीवार की दूसरी तरफ सारी औरतें चिल्लाती हैं जिंदाबाद, और बीबो को गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आलम सुपरिंटेंडेंट को गोली मार देती है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल जाती है। मगर इन औरतों की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इन तवायफों की जंग अभी तो शुरू ही हुई थी, एक नई दुनिया में सर उठाकर जीने की जंग। और इसी के साथ हीरा मंडी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।